की बैठक करते हैं और पीएमओ से सहायता लेते हैं, तो क्या पीएमओ ही इन सभी को संचालित करता है? ये नहीं करता है। संचालित करता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, मंत्रिमंडलीय सचिवालय इसको डील करता है। लेकिन कोई सिचुएशन है ना, खास ध्यान देना है कि गठबंधन का जब दिन है, जब प्रधानमंत्री को ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में जाएंगे तो वहां लोग खींचातानी ज्यादा करेंगे, है ना, अलग अलग विचारधारा की बात करेंगे। आप प्रैक्टिकली इमेजिन करिए, फर्ज करिए कि आप राजीव गांधी के स्थान पर होते, 80 का दशक है, जब निजीकरण की बात बोलना कितना बुरा माना जाएगा। अभी इतना आप लोग को बचाने में दिक्कत हुआ, मैं तब से 3 दिन से समझा रहा हूँ, 3-4 दिन से जब से गवर्नेंस शुरू हुआ है, आपको पच नहीं रहा है कि ऐसा कैसे निजी क्षेत्र ऐसे मतलब अच्छा है, ऐसा कैसे। अब चूंकि मैं करूँ क्या, क्योंकि गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट ही इसी पे इमर्ज ही हुआ है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं है। भारत जैसे विकासशील देशों में निजी संगठन में कमियां हैं, उसको सुधारने के लिए प्रयास होने चाहिए और हो रहे हैं। जैसे विनियम के प्राधिकरण आप पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे ही तो आपको धीरे धीरे ये सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपका भी दिमाग एकदम 100% इसी रास्ते पे घूमेगा कि हाँ जी यही एकमात्र पथ है, यही काम करना चाहिए, ठीक है। तो राजीव गांधी तो बहुमत वाले थे, तो इनको टेंशन नहीं था, तो वो तो किसी भी मंत्री को हटा देते, दिक्कत नहीं। अगर वो इतने ही सुधारक होते और उनको बहुमत नहीं मिलता और मंत्रिमंडल में बुजुर्ग बुजुर्ग लोग रहते जो पुराने ख्याल के होते, तो क्या वो BIFR बनाने देते? क्या वो MOU की नीति पर चलने देते? LPG प्रतिमान करने देते? क्या वो कहते हैं कि भाई आप अभी छोटे हो, कम उम्र के हो, नहीं समझ में आएगा आपको, है ना। इस आप गाँव में जाके कुछ बात बताइएगा ना, अच्छा अच्छा तो कहीं ऐसा है, अभी ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हो, है ना। ये सब चीज़ अनुभव से होता है, अनुभव में कुछ खूबियाँ होती हैं, ये बिल्कुल सही बात, उसको इरेडिकेट नहीं किया जा सकता है, अनुभवी लोगों का महत्व होता है। लेकिन जहाँ तकनीक की बात है वहाँ अनुभव क्या करेगा बताइए? जहाँ प्रविधियों की बात है, जहाँ एटीट्यूड की बात है, वहाँ अनुभव क्या करेगा? अच्छा ये तो अनुभव ही है ना। जितने गांव में जाओगे, पुराने ख्याल के लोग जितने हैं, इस घर में दादा दादी जिसके भी जीवित हैं, नाना नानी, ये सब जाति प्रथा और ये सब जो भी चीजें हैं, स्ट्रेटिफिकेशन जो सोसाइटी की है, उनकी वजह से जीवित हैं कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुजुर्गों का रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। आप देखोगे कि आज भी गाँव में बुजुर्ग लोग होंगे, तो कोई कोई हल चलाने वाला होगा, उसके लिए कहेंगे अलग थाली लाओ, उसके लिए उसको आग में जलाया जाए, ऐसा लगता है ऐसे भोजन कर लेगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? धीरे धीरे जब वो पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी तो ये सब भेदभाव खत्म हो जाएगा अपने आप। आज की जो पीढ़ी है वो व्हाट्सएप फेसबुक की पीढ़ी है, आपको कुछ पता भी नहीं है सब, आपको कोई भाव ही उत्पन्न नहीं होगा जब कुछ ऐसा कोई बोलेगा भी। तो ये तो पुरानी पीढ़ियों की कमियां भी हैं, है ना, इस तरह की चीजें रहती हैं। क्या शासन के क्षेत्र में भी निजीकरण सही होगा? ये कौन सा क्वेश्चन है? अरे शासन में ही पढ़ाया भाई, सरकार में ही होगा। और आप क्लास में नहीं थे क्या? पिछले 3-4 दिनों से निजीकरण की बारिश हो रही है और ये कहा जा रहा है कि यही अच्छा होता है और सरकार में ही होगा, है ना। तो ये बच्चे समझना है जिन्होंने भी पूछा है कि एक सिचुएशन पीएमओ डील नहीं करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी डील करता है। 3 क्वेश्चन दिए थे, उत्तर सब सीमा से ज्यादा हो रहा है। कृपया क्वेश्चन आंसर का रूपरेखा बताइए। आप क्वेश्चन दे दीजिए तो हम बता देते हैं कि कैसे उसको लिखना होगा। क्या क्वेश्चन दिया था हमें थोड़ी पता है, दे दीजिए क्वेश्चन, मुझे दे दीजिए, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ कुछ। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब प्रधानमंत्री से संसद में नीचे क्या कारण है कि आज प्रधानमंत्री कार्यालय संघ की अन्य संस्थाओं की तुलना में अत्यधिक सक्रिय बन जाता है? इसके बढ़ते प्रभाव के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष का विश्लेषण करें। कुछ बच्चे ने अभी ब्रेक था जब, तो उसमें मुझे आंसर दिखा, बहुत ही शानदार आंसर लोगों ने लिखा, वो बच्ची थी, बहुत बढ़िया लिखी थी, जबरदस्त एकदम, है ना। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि पीएमओ क्या है। शुरुआत ऐसे करिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक कार्यकारी संस्था है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 से हुई थी, लेकिन कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल, कामकाज की नियमावली 1961 से इसे मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय को सक्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। एक डायग्राम बना दीजिए, 4-5 पॉइंट डाल दीजिए, क्या क्या है, पॉइंट्स क्या है वो, या बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप टॉपर्स के आंसर पढ़ेंगे, जैसे एक लाइन ऐसे खींचा और आप क्या कर सकते हैं इसमें आप यहाँ ऐसे पॉइंट्स देके या ऐसे ऐसे कुछ ऊपर नीचे एरो देके इसमें भी लिख सकते हैं निम्नलिखित बिंदु। यहाँ लिख दीजिए प्रधानमंत्री की आयु, सुधारक की छवि, है ना, जनता पर प्रभाव, बहुमत, गठबंधन की सरकार, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, भर दीजिए ऐसा। इसको एक्सप्लेन मत करिए, ये डायग्राम बना के छोड़ दीजिए, बिलीव करिए ये है, और सीधे एग्जाम्पल पे आइए। इससे मैच करते हुए 2-3 एग्जाम्पल दीजिए। अब चूंकि 250 शब्द में आएगा, यूजुअली बड़े में ही आता है, आप देख रहे हैं, तो कम से कम 2 या 3 अच्छे उदाहरण देकर के समझा दीजिए। इंदिरा गांधी के बिना तो ये बस बात बनेगी नहीं, मतलब दबंग पार्ट 1 के बिना कैसे हो। पार्ट 2 में आने से पहले पार्ट 1 में थोड़ा रह लीजिए, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा मोरारजी देसाई की कर दीजिए, LK झा का नाम ले लीजिए, तो आप लाल बहादुर शास्त्री, LK झा, इंदिरा गांधी का पीरियड और बाकी जो गठबंधन की सरकारें हैं, इन सबको एक साथ ले लीजिए। आप ये कह सकते हैं कि मोरारजी सरकार, PV नरसिंह राव सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एवं मनमोहन सरकार, गठबंधन का युग रहा है। गठबंधन में प्रधानमंत्री कार्यालय सक्रिय होता है, कारण बता दीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री कैबिनेट कमिटीज एंड ऑल जो भी संस्थाएं हैं उसकी भूमिका के लिए पीएमओ से सहायता लेने लगे। बस 4-5 उदाहरण जो हमने अलग अलग लिखवाए थे वो सब एक में समराइज हो गए। इससे आपका वर्ड लिमिट क्या है, बैलेंस हो जाएगा। और आज की तारीख में जाकर बोल दीजिए कि आज मतलब बहुमत जो है पंडित नेहरू या नेहरूवियन पीरियड के बाद, इंदिरा गांधी के बाद दूसरी ही ये सरकार है जो भारत के लोगों ने देखी है ऐसी, और जनता पर प्रभाव है, लगातार सुधारक की छवि का होना, बड़े बड़े फैसले, 2-3 नाम ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखो मैं एक चीज आपको कहता हूँ, आप तैरने के लिए सीखना कि कैसे तैरना है और फिर तैरना, ये 2 चीजें हैं। तो आप जब तक तैरोगे नहीं ना तब तक नहीं होगा। आपको किसने कहा कि दिक्कत है, आप ज्यादा लिख के दिखाओ ना, गलती करो ना भाई। जैसे ड्राइविंग के लिए आपको ट्रेनिंग दे दिया गया कैसे गियर लगाना है, क्लच छोड़ना है, एक्सेलरेट करना है। अब आप सोचोगे एक ही बार में माइकल शुमाकर कैसे बन जाए, गलती होगा। जो लोग रैंक 1 भी लाते हैं महान गलतियां करते हैं, पीटीटी फेल भी किए रहते हैं पहले के, है ना। तो ऐसा नहीं कि सब लोग पहले ही बार में कर जाते हैं। गलती करिए, लिखिए, प्रयास करिए, फिर धीरे धीरे अपने आप बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहला चीज होता है कंटेंट का समझ, जो आपके बॉडी लैंग्वेज से हमें लगता है कि बहुत अच्छा से हो रहा है,
दूसरा होता है कि हमारे पास कंटेंट रहे, कंटेंट का अभाव हो जाता है लोगों को। सेकंड पेपर के क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादातर बच्चे जो पॉलिटी की किताबें, जो सो कॉल्ड नेम चलता है मार्केट में, खूब पढ़े हुए हैं, तो उनके पास कंटेंट नहीं है लिखने का। सीबीआई का क्वेश्चन दे दोगे, सीबीआई के बारे में भले ही उस किताब में या कहीं पे लिखा हो, लेकिन वो आंसर नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जैसे आप पढ़ना शुरू किया हो ना, सब चीज के आंसर होने लगे, आपके पास कंटेंट का अभाव कभी नहीं होगा। अब तीसरा होता है कि अब हम सही वर्ड लिमिट में हम आंसर करने लगे, उसके लिए तो प्रैक्टिस है, थोड़ा प्रैक्टिस होगा, कभी थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, कभी टीचर डांट देगा, कभी ऐसा हो जाएगा। तो ये गलती करते, उतराते है ना, डूबते, और तब अपने आप को इस लायक हम लोग बनाते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जा पाए। लेकिन कोशिश करिए, किसी तरह के प्रयास करिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा सवाल था कि संघीय शासन में मंत्रिमंडलीय सचिवालय की तुलना में पीएमओ क्यों इतना अधिक सक्रिय होता जा रहा है। देखिए, इसमें आप हमेशा उन चीजों को उठाइए जिसमें पीएमओ सक्रिय होता है। पहला ही पॉइंट मैंने जो लिखवाया है उसको उठाइए, और गठबंधन के दिनों के उदाहरण उठा लीजिए, बहुमत के उदाहरण मत लिखिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय का पावर सीज हो जा रहा है, क्यों? राजीव गांधी का एग्जाम्पल उठा सकते हैं थोड़ा सा, उसमें बीजी देशमुख का बात कह सकते हैं कि प्रधान सेक्रेटरी सचिव एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो पहले कैबिनेट सचिव रह चुका था, बाद में पीएमओ बना था। तो गठबंधन का उदाहरण पहला पॉइंट जो हमने लिखवाया है कि क्यों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है इन्फ्लुएंशियल होता है। आप ये कहेंगे, शुरुआती करें इससे कि संघीय शासन में कई तरह के संस्थान हैं जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय भी है और मंत्रिमंडलीय सचिवालय भी। यहीं से शुरू करें। ज्यादा अगर मान लीजिए 150 में लिखा हो तो बैकग्राउंड में लिखने की जरूरत नहीं। अगर 250 में तो थोड़ा लिख दीजिए कब बना, कैसे बना, थोड़ा सा लिख दिया, एक लाइन और कब कब क्या है। फिर हमने लिखा कि प्रधानमंत्री जब सरकार के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तो पीएमओ से सहायता लेते हैं, और मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय से सहायता लेते हैं। समस्या वहां पर आती है जब इन दोनों कार्य के लिए वो एक ही जगह से सहायता लेने लगते हैं। और उदाहरण कहाँ का लेना है, ये समस्या कहाँ पर आएगी? गठबंधन। गठबंधन की सरकार उठाइए, मोरारजी देसाई, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसी सरकार उठाइए, मनमोहन सिंह, ऐसी सरकारों का एग्जाम्पल लिखिए और ये बात कह दीजिए। राजीव गांधी से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है पीजी देशमुख वाला, उसको डाल दीजिए, आपकी बात खत्म हो गई। बहुमत की सरकार, गठबंधन और बाहरी सुरक्षा की चिंता ने प्रधानमंत्री कार्यालय को संघीय शासन व्यवस्था में सक्रिय बनाया है। चर्चा करें। बहुमत की सरकार, इंदिरा गांधी वाला एग्जांपल उठा लीजिए, राजीव गांधी एग्जांपल उठा लीजिए, आज का एग्जांपल लिख दीजिए, एक एग्जांपल इससे डाल दीजिए। गठबंधन में आपके पास उदाहरण है, बाहरी सुरक्षा के खतरे, आपके पास पहले ही सुरक्षा के खतरे पता है ना। 65 में ही हम दो हाथ कर चुके थे, बाद में 1971 में किए। तो हमारे जो छोटे कद के ही थे प्रधानमंत्री लेकिन बड़े साहसी थे, लाल बहादुर शास्त्री का एग्जांपल डाल दीजिए। तो ये 3 एग्जांपल पुट करना है, काम आप कहोगे, तीनों के लिए वहां पे लिखा हुआ है। इस तरीके से आप काम करिए, कोई ज्यादा समस्या इसमें नहीं होने वाली। चलिए, तो कल हम लोगों ने कुछ बातचीत शुरू कर ली थी अपनी सेक्रेटेरिएट की, है ना, और हमारी बात पूरी हुई नहीं थी, तो उसी को करते हैं। सचिवालय है ना, मंत्रालय या विभाग, ये सब एक ही चीज है। और चाहे हम केंद्र के स्तर पर बात करें या राज्य के स्तर पर बात करें, कल हम लोगों ने ये बातचीत किया था शुरू कि एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें कामकाज इस तरीके से होता है कि फाइलों का रखा जाना, है ना, सही तरीके से काम करने की बातें इसमें हैं। और ब्रिटेन में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं औपचारिक रूप से, उनका नाम है रॉबर्ट वॉलपोल, और टाइम है 1721। तब से उन्होंने ऐसा सिस्टमैटिक चीजें करनी शुरू की। जब धीरे धीरे इंडियनाइजेशन हुआ, अंग्रेज बहुत शोषण किए हमें, लेकिन कुछ तो अच्छी चीजें दे गए, उसमें से ये है कि ब्रिटिश विरासत ही है अपने आप। तो जब पोर्टफोलियो सिस्टम हुआ उसके बाद धीरे धीरे 1853 ऑनवर्ड्स, 1858 में 4 मंत्रालय हमारे पास मिले, जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक आपको दिखता है। जो आपको हमने बताया था कि नाक अपना सीधा रखना है तो दाहिने साइड में नॉर्थ ब्लॉक दिखेगा, तो लेफ्ट में साउथ ब्लॉक। तो गृह और वित्त जो मंत्रालय है ये नॉर्थ ब्लॉक में, और साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। इसी में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी है साउथ ब्लॉक में, और सामने राष्ट्रपति सचिवालय। अगर कर्तव्य पथ पे खड़े होकर आपका पीठ इंडिया गेट की तरफ होता है तो ठीक है। यही 4 हमारे पास 1858 में थे, और जब हम आजाद हो रहे थे 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारे पास 18 मंत्रालय थे, आज 100 से ज्यादा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट्स हमें समझते हैं। हमने बात शुरू की थी कि एक संगठन के रूप में ये जो है इसका कोई भौतिक कार्यालय नहीं, मतलब कोई एक भौतिक कार्यालय नहीं। जैसे आपको हमने कहा था शायद कि अगर मेट्रो से आप जाएं ढूंढने तो केंद्रीय सचिवालय स्टेशन है, वहाँ से बाहर निकल के कहीं आप ढूंढेंगे कि कोई कार्यालय होगा जिसमें बोर्ड लगा हो केंद्रीय सचिवालय, ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, हाँ, वहाँ पे जहाँ पे एंट्री एग्जिट है, सॉरी, वहाँ शास्त्री भवन होगा, उसमें बहुत ऊंचे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टीपल ढेर सारे विभाग या मंत्रालय है। तो चूंकि ढेर सारे हैं इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि केंद्रीय सचिवालय का जगह है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मतलब कोई एक ऑफिस नहीं है। तो ये जो सचिवालय है और ये एक कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है। ये संकल्पना 2 चीजों पर आधारित है, पहले हमें समझना है अच्छे से, और वो है राजनीति, प्रशासन, विभाजन। ठीक है, डाइकोटमी, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डाइकोटमी, है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है। ये क्यों करते हैं, क्या है, हम लोग देखेंगे, अभी बात करें। दूसरी जो बातें हुई हैं, दूसरी जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये कि ये टेन्योर सिस्टम पर आधारित है, अवधि प्रणाली, अवधि प्रणाली। अभी दोनों पर बात करेंगे, ये क्या क्या चीज है, टेन्योर सिस्टम। ठीक है, डाइकोटमी है, DICHOTOMY, डाइकोटमी। ठीक है, द्विविभाजन। देखिए, जब रॉबर्ट वॉलपोल आए, मतलब एज एग्जीक्यूटिव, जब उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया, तो राजा तो जो काम करेगा वो इमोशनल है। राजा ये नहीं समझ पाएगा कि हमारी नीति और राजशाही की सरकारी नीति में अंतर होनी चाहिए। राजा तो वही है, वो जो माइंडसेट है उसी तरीके से सरकार चलाएगा वो।
लेकिन ऐसा सही नहीं है। मान लो राजा भोगी हो, विलासी हो, सब लोग राजा अशोक के जैसे तो होते नहीं, सब लोग मार्कस ऑरेलियस के जैसे तो होते नहीं है, है ना। जो इटली में कोलोसियम में जो ग्लैडिएटर का खेल हो रहा था एक दूसरे को मारने वाला, उसको बंद कराए होंगे। आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो ऐसे बातें हुई होंगी, है ना। ग्लैडिएटर का गेम होता था और एक व्यक्ति दूसरे को मारता था। फिल्म देखे हो ग्लैडिएटर? रसेल क्रो की बहुत अच्छी सी फिल्म है, देखनी चाहिए, आपको हिस्ट्री समझने की। उसको कहते थे कोलोसियम स्टेडियम था जिसमें लोग बैठ के तालियां बजाते थे। दो लोग लड़ते थे, जब तक खेल चलेगा, मतलब एक व्यक्ति जब तक मर ना जाए तब तक गेम चलता रहता। जैसे तलवार से मान लो किसी से हाथ काट दिया तो लोग ताली बजाते थे, वाह 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 क्या गजब काटा, हाँ हाँ कितना अच्छा खून बह रहा है। इतने विभत्स थे। तभी तो इटली में पुनर्जागरण हुआ, जहाँ पे अति होगा वहीं से तो कुछ होगा ना। महिलाओं का भयंकर दमन हुआ है, तो महिला के लिए समता का बात कौन करेगा? स्पार्टा कभी हारता नहीं है ना, रेप कर देना, मार देना, काट देना, अतिवादिता तो यही देखने को मिलती है। तभी तो रहने सा होगा, तभी तो इक्वालिटी और इन चीजों पे बात हो। एक दिन सनक गए लोग, छोड़ो ये बहुत बेकार काम। जैसे फूफू कंपनी करते करते लोगों को फ्रस्ट्रेशन आ जाए, उसी दिन से योगी बन जाए, ये सब में कुछ है नहीं, है ना। तो थोड़ा सा अति करने वाले के यहाँ ही कुछ होता है। हमारे यहाँ कभी इतनी अति हुई ही नहीं। हम लोग शुरू से थोड़ा सा बीच में रहने वाले कम्युनिटी में बड़े विद्रोह, आंदोलन, बड़े बदलाव, रहने सा पुनर्जागरण, है ना, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। पर्सनालिटी का कहानी हमारे यहाँ नहीं। तो सारे राजा ऐसे नहीं होते। लेकिन ये जब प्रोफेशनल तरीके से आप काम शुरू करेंगे तो आपकी माइंडसेट कुछ भी हो, आपकी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी हो, सरकार आप अलग तरह से चलाएंगे ना। राजनीति का काम नीति का निर्माण है और प्रशासन का काम नीति का क्रियान्वयन। तो कोई तो संस्थानीकरण होना चाहिए जहां पे ये डाइकोटमी फिक्स हो जाए कि कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए कोई मंत्रालय या विभाग है, इसके टॉप पे दो पॉलिटिकल मास्टर हमें दिखाई देते हैं, एक पॉलिटिकल मास्टर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मास्टर दिखाई देता है। दो लोग अध्यक्ष होते हैं। मंत्री जो है ये क्या है? राजनैतिक प्रमुख, राजनैतिक प्रमुख। और सचिव क्या है? प्रशासनिक प्रमुख। मंत्री का काम नीति का निर्माण और सचिव का काम नीति का क्रियान्वयन। ठीक है, निर्माण के लिए भी सहयोग देता है, लेकिन मूल बात करें, मोटी मोटी बात, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम यही। अब हम एक ही जगह दोनों को रखते हैं क्योंकि हमें पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी एंड पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप, हमें इन दोनों को मैनेज करना होता है, दोनों को देखना होता है ना। मंत्री और सचिव के बीच में विभाजन भी रहे, राजनीति प्रशासन के बीच संबंध भी रहे। विभाजन क्यों रहे? क्योंकि एक का काम अलग है क्रियान्वयन, एक का काम है नीति निर्माण। संबंध क्यों रहे? क्योंकि दोनों का लक्ष्य क्या है? जनता का कल्याण। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था ये थोड़ी चाहती है जनता को लूट लेना है। पॉलिटिक्स कोई अपने आप में खराब चीज थोड़ी होता है। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। अगर परिभाषित करें पॉलिटिक्स या राजनीति का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर जनहित के मुद्दे को प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से उठाना। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन, आप भी पॉलिटिक्स से कर रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कोई खादी पहन ले तो ही पॉलिटिक्स करेगा, मैं भी पॉलिटिक्स से कर रहा हूँ, आप भी वही कर रहे हैं। हर जगह सभी व्यक्ति पॉलिटिक्स से कर रहा है। कॉम्पिटिशन है ना। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब कुछ लोग फेल कर जाए, तभी होगा, उनसे आगे आपको निकलना पड़ेगा। ऐसे ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। मान लीजिए किसान, तो किसान को हम उसके खाते में पैसा डाल दें, किसी का ये एटीट्यूड हो सकता है, ये अप्रोच होगा, किसी का होगा कि नहीं हम सब्सिडी देंगे। अब जनता को कौन सा पसंद आता है उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे देंगे, ये अलग बात। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी क्या करें? कॉम्पीट कर रही है कि तुम अगर 6,000 रुपए डालोगे तो हम 72,000 रुपए डाल देंगे खाते में, हम ऐसा कर देंगे। तुम इतनी चौड़ी बनाओगे, हम ऐसा बनाएंगे सड़क कि मतलब कहने का नहीं हो। तरह तरह की बात आप जानते हैं, कुछ लोग मतलब हीरो हीरोइन से भी तुलना कर देते हैं। तो ऐसी बात है। तो प्रतिस्पर्धा का कोई अंत इसमें नहीं है। ठीक है, तो इफिशियंसी इन गवर्नमेंट एज अ मोरल टोन, सरकार में कार्यकुशलता का एक नैतिक सुर होता है। राज्य व्यवस्था भी यही चाहती है, प्रशासनिक व्यवस्था भी यही चाहती है। तो इसके डायरेक्शन में ये काम भी करे। तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया, उसको कहते हैं सेक्रेटेरिएट। इसमें क्या क्या होता है? जैसे सेक्रेटरी टॉप पे हो गया, इसके बाद हो जाएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी, जेएस। जो सचिव होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये मंत्रालय में होगा या विभाग में। ये दोनों एक ही जैसे कॉन्सेप्ट पे डील होता है ना। जब विभागों की संख्या बढ़ जाती है तो मंत्रालय कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग बना लेते हैं, इतना ही डिफरेंस है। ये विंग में होते हैं, विंग, ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएस, उसके नीचे होंगे डिप्टी सेक्रेटरी, ये डिवीजन में होते हैं, डिवीजन। ठीक है, इसके नीचे होते हैं अंडर सेक्रेटरी, ये होते हैं ब्रांच में। ठीक है, आजकल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नया ये जो नई चीज वो करते रहते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी भी बनाना शुरू किए हैं। जो ब्रिटेन का मॉडल है वहां से नकल एक तरीके से हम लोगों ने की। पहले हम यहाँ से नहीं बनाते थे, आईएएस की शुरुआत यहाँ से होती थी ऊपर। अब ये असिस्टेंट सेक्रेटरी बना रहे हैं जो नजदीक के, जैसे आप लोग अगर मान लीजिए 2023 के बैच क्वालीफाई कर जाते हैं, क्वालीफाई करते करते 24 हो जाएगा, है ना। 24 के सितंबर में आप जाएंगे मसूरी और 1.5-2 साल आपके चलेंगे एक तरीके से प्रोबेशन पीरियड, यानी कि 25-26 हो गया, 27 में आप असिस्टेंट सेक्रेटरी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये होते हैं लोग अनुभाग में, अनुभाग या इसको कहते हैं सेक्शन। ठीक है, सेक्शन कहते हैं। इसके नीचे बहुत सी चीजें हैं। अब जो यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं, ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे बॉस लोग जो आप बनेंगे, आई एम सॉरी के मेंबर, IAS है ना, ये इनको कहते हैं अधिकारी। क्या कहते हैं? ऑफिसर। ये अधिकारी है, ऑफिसर। नीचे वाले के नाम में लिखा हुआ है ऑफिसर, लेकिन ऑफिसर मानते नहीं, है ना। ये क्या है जी? नीचे यहाँ से शुरू करिए, सेक्शन ऑफिसर, SO। अनुभाग अधिकारी कहाँ पे होता है? ये अनुभाग, सेक्शन ऑफिसर। इसके नीचे असिस्टेंट, सहायक, सब SSC का पोस्ट है। उसके बाद UDC, अपर डिवीजन क्लर्क। उसके बाद LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, सब SSC से भर्ती होगा। और उसके बाद जूनियर क्लर्क और फाइनली PM, चपरासी। ये हो करेक्ट। तो इस तरह की ये जो नीचे आप देखते हैं ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं कार्यालय। ये क्या है? ऑफिस है, ऑफिस है। और ये क्या है? ऑफिसर। आपको याद होगा मैंने कल आपको बताया था कि LK झा जैसे
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नाम चेंज करवा दिया था। जैसे हम जब कहते हैं पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो ऐसा लगता है कि छोटा मोटा चीज है। अब आपको समझ में आ रहा है कार्यालय क्यों छोटा मोटा लगता है। कार्यालय टेक्निकली किसको मानते हैं, यहाँ से नीचे, ये सब क्या है, ऑफिसर। आईएएस भूल जाओ, टेक्निकली बात करो, ऑफिसर, ठीक है। सेक्रेटेरिएट का 2 डिवीजन है। अब देखिए इसमें कैसे अंतर है, राजनीति प्रशासन का 2 विभाजन क्या है। ये जो ऊपर वाले लोग हैं ना, ये मंत्री से बात करेंगे। मंत्री का डायरेक्ट हस्तक्षेप या कंट्रोल, नियंत्रण यहाँ नहीं होगा। यहाँ से बात करें हम मंत्री से, मंत्री का कंट्रोल यहाँ पर नहीं होता है। ये क्या है, हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका लॉजिक समझिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं घटनाक्रम होती है, कहीं हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, कुछ हो गया, आप कहीं लेटर लिखते हैं गृह मंत्रालय को, तो क्या लगता है सेक्रेटरी बैठा हुआ है रिसीव करने के लिए, या कोई नीचे कर लेगा, नीचे वाला कोई जूनियर क्लर्क यहाँ पे कोई होगा जिसको ये काम दिया गया होगा, तो रिसीविंग ले लेके मंत्रालय के बिहार पे देगा। तो जो भी तथ्य आंकड़े आएंगे, चाहे गोपनीय ही क्यों ना हो, वो सब यहाँ रिसीव होकर नीचे प्रोसेस किया जाता है फाइल में। भी इसमें कोई पॉलिटिकल मास्टर, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, उनके लोग भी इसमें हो सकते हैं। तो अगर इसका डायरेक्ट हस्तक्षेप होगा तो यहीं पे मामला दबा दे, रोक दो। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना, हमें अनबायस्ड तरीके से काम करना है जनता के हित में, ठीक है। तो इसका कंट्रोल यहाँ नहीं होता है। लेकिन ये जो लोग हैं ये हस्तक्षेप कर सकते हैं, यहाँ से एरो डायरेक्ट जा रही है, ये होगा। ये जो ऊपर वाले बॉस हैं, आप लोग कंट्रोल कर लोगे, आप लोग देख लो। और मंत्री को कितना बात बताना है आप बताओगे, क्योंकि आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके बात कर सकते हैं, आपको कानून का ज्ञान है, समझदार लोग हैं, आप इतना चीज पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, गवर्नेंस, एथिक्स, भूत प्रेत, बहुत सारा चीज पढ़ के आपका समझ बहुत अच्छा रहता है। तो आप इसको हैंडल कर लेंगे, नीचे वाला हैंडल नहीं कर पाएगा, उस तरीके से उसका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। आप समझ गए। तो डाइकोटमी कैसे हुआ, मंत्री का नियंत्रण इधर नहीं है, अलगाव है। आंतरिक मामलों में मंत्री का हस्तक्षेप बैन नहीं हो सकता है, प्रशासन के आंतरिक मामलों। संबंध कैसे है, क्योंकि आप लोगों का जो ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, इससे आप मंत्री को एडवाइस करते हैं कि सर ये काम ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए, ये नीतियां ऐसे बनानी चाहिए, ये बात सही है, ये बात सही नहीं है, इस तरीके की आप नीतियां बनाते हैं। तो ये पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेशनशिप एंड डाइकोटमी दोनों को हैंडल कर लेता है। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो इसी वजह से सचिवालय ऐसा कॉन्सेप्ट का संस्थानीकरण है जिसमें राजनीति प्रशासन विभाजन हो रहा होता है, ठीक है। अब एक दूसरी चीज हम लोगों ने देखी है, दूसरी बात हमने की है, वो है अवधिपण। अवधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कर्जन ने की। मैं लिखवाऊंगा, चिंता ना करें, पहले समझना है। हमारे साथ डायग्राम से बनाते रहे। ये तो बनाए होंगे या नहीं बनाए थे, ठीक है। तो अवधि प्रणाली, इसको समझते हैं ये क्या है। ये जो सचिवालय होते हैं या मंत्रालय या विभाग, ये अवधि प्रणाली के आधार पर डील होते हैं, है ना। ये क्या होता है इसको समझते हैं, देखते हैं। ये कहता है अवधि प्रणाली कि जो सचिवालय या मंत्रालय, वहां पर ना अधिकारी हमेशा के लिए नहीं रहने चाहिए, आते जाते रहने चाहिए। क्षेत्रों से अधिकारियों का आवाजाही रहे, क्षेत्र से मुख्यालय में, मुख्यालय से क्षेत्र, आवाजाही रहे। जैसे ये मान लीजिए हेडक्वार्टर है, ये भारत सरकार है, भारत सरकार का कोई मंत्रालय आपको जो ठीक लगे, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय, है ना, अमित शाह जी का मंत्रालय, ठीक है। इसमें यहाँ पे बाहर से लोग आए, क्षेत्रों से लोग आए और यहाँ से जाएं। जैसे यहाँ से अधिकारी जाएं, खास करके जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं वो क्षेत्रों में जाएं। क्षेत्र प्रशासन, क्षेत्र प्रशासन, ये क्या है, मुख्यालय है, ठीक है, मुख्यालय। करेक्ट, वेग तो नहीं आया, वेग जैसा नहीं लग रहा, दिल्ली में आता रहता है वैसे, पता चलता भी नहीं। अच्छा, आ जाएगा तो क्या करोगे, ज्यादा ही आ जाएगा क्या करोगे, घुस जाओगे। हाँ, इसके नीचे घुस जाना, ये ठीक है। देखो जहाँ जहाँ पिलर है उसके साइड में जाना चाहिए। जैसे मॉल में गए हो घूमने और कोई आ जाता है तो क्या करोगे, मॉल में, शॉपिंग मॉल्स, जिधर स्कैलेटर हो, ध्यान रखो, आप एजुकेटेड लोग हो, आपका प्रबंधन पढ़ना भी, जिधर स्कैलेटर्स हो उधर भागना चाहिए, उधर पिलर्स होते हैं। मॉल का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया किधर होता है, जिधर स्कैलेटर्स बने होते हैं, है ना, चढ़ने के लिए सीढ़ियां, उधर भागना चाहिए। 9/11 का भी जो हुआ था ना, उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वही उधर जाओ, यहाँ के भी पिलर्स साइड में। अब आप यहाँ कहाँ पिलर है आप लोग देख लो, कभी अंदाजा लगा। हमें लगा कि ये कुछ हिल तो नहीं रहा है, हमने देखा नहीं, ऐसा नहीं, एसी की वजह से भी हो सकता है, वैसे चलिए छोड़िए। क्षेत्रीय प्रशासन, है ना, तो ये हेडक्वार्टर है और ये फील्ड। ये क्षेत्र प्रशासन हमें दिखेगा कहाँ, स्टेट में दिखेगा। अब देखिए राजनीति और प्रशासन को समझिए। जैसे हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो उसमें हम लोग पॉलिटिकल बातें पढ़ते हैं कि भाई अमेरिका जैसा फेडरेशन नहीं है जिसमें राज्यों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। संघ का मतलब 3 चीज है, राज्य, है ना, और क्या है, यूनियन टेरिटरी और अधिग्रहित क्षेत्र, ठीक है, कौन सा, एक्वायर्ड लैंड, ये 3 चीज। लेकिन आप प्रशासन की दृष्टि से देखिए, नीतियों का क्रियान्वयन कहाँ होगा। जब हम कहते हैं केंद्र, बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं केंद्र राज्य संबंध, ऐसा लगता है केंद्र यहाँ है और राज्य कहीं पे ऐसे होते होंगे। ये ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। यूपीएससी के सिलेबस में कहीं पे भी केंद्र शब्द का यूज नहीं किया गया। आपका लिखना ही बोलना ही बंद करो, केंद्र मत बोला करो, संघ राज्य संबंध, है ना। संविधान में कहीं पे केंद्र नहीं लिखा हुआ। भारत कैसा है जी, ऐसा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये है राज्यों का संघ। आपसे पूछा जाए आप कहाँ के हैं, तो कोई यूपीआई है, कोई बिहारी है, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई उड़िया है, कोई ऐसा है, सभी भारतीय। एकल भारतीयता है, एकल नागरिकता है हमारे यहाँ, लेकिन रहते लोग कहाँ हैं, स्टेट्स में, है ना। अगर आप अपना पासपोर्ट भी बनाएंगे तो उसमें जो एड्रेस है या कोई भी आपकी जो पहचान पत्र होगी वो सब स्टेट्स की पहचान होगी। यूनियन का कोई अलग लैंड नहीं, ध्यान रखिए। भारत सरकार की अपनी अलग कोई जमीन, कोई अलग नागरिक नहीं होते हैं जिनके साथ कोई भेदभाव करेगी, वो सबके साथ एक ही जैसा करते हैं। अपमानजनक परिस्थिति में यूटीज है, वहां भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो आर्टिकल 3 से अमेंडमेंट करके तुरंत बना देंगे स्टेट्स, अपने पास रखने का उद्देश्य नहीं। इस तरह का सिस्टम हमने बनाया। यानी पॉलिसी एग्जीक्यूट कहाँ होगी, केंद्र में होगी या राज्य में, राज्य में। लोग रहते कहाँ हैं, राज्य में, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो।
ठीक है। तो जब यहाँ पे लोग रहते ही नहीं है तो यहाँ एग्जीक्यूशन की क्या जरूरत है, पॉलिसी मेकिंग का काम करो। तो ये जो संस्था है इसका मुख्य काम अभी बताएंगे भी, लिखवाएंगे, नीति का निर्माण, ये काम है। और यहाँ पर क्या होगा, नीति क्रियान्वयन होगा। अब थोड़ा और इसको क्लियर कर देते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, आपके माइंड में एक फ्रेम बन जाए कि भाई आखिर क्षेत्र प्रशासन हम बोल रहे हैं तो ऑल इंडिया सर्विस के लोग जैसे IAS IPS या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंबर होते हैं, अगर जब आप राज्यों में जाएंगे तो क्या करते हैं, कैसे आपका है, आपकी हायरार्की क्या है। केंद्र की तो आपने देख ली, ये वाली तो आपने देखा अभी, ये वाली हायरार्की देख लिया है ना, भारत सरकार में ऐसी हायरार्की होगी। यहाँ पे कैसी होगी, तो यूजुअली सबसे बड़ा आदमी जो है उसका नाम है चीफ सेक्रेटरी। कभी आपकी क्लास में आएगा, पढ़ना है, बात करेंगे, है ना। इससे बड़ा धरती पे पद नहीं होता, लेकिन राज्य में इसके नीचे होंगे, इधर लिख देते हैं इस साइड में, डिविजनल कमिश्नर DC, डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयोग या प्रमंडलीय आयोग, ये कहाँ होते हैं, डिवीजन, जो बड़े बड़े जिले, जिला नहीं कई जिले उसके कंट्रोल में आए। इसके नीचे होंगे आप लोग DM साहब। कई राज्यों में DM को DC बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म डिविजनल कमिश्नर नहीं होता, उसका फुल फॉर्म डेप्यूटी कमिश्नर होता है, यानी इसका जूनियर। जैसे दिल्ली में ही DC बोलते हैं DM को, हरियाणा में DC बोलते हैं, ठीक है, झारखंड में DC बोलते हैं, उड़ीसा में DC बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ऐसा है। तो ये DM साहब हो गए आप लोग जिले में। जिले से नीचे उपखंड होता है या अनुमंडल, बिहार के लोग अनुमंडल जानते हैं, बिहार के लोग SDO का नाम सुने, सिविल SDO, जो बाकी लोग हैं झारखंड के दूसरे जगह या यूपी में SDM कहते हैं, तो SDM या SDO इसके नीचे हो जाएगा। उसके नीचे कौन से हो जाएंगे, BDO साहब, ब्लॉक का जगह है, यहाँ के लिए लिख दीजिए BDO, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और सबसे नीचे यहाँ पे कौन हो जाएगा, BLW, साइकिल से चलेगा, ग्राम सेवक, और माई बाप है अपने अपने ग्रामीण लोगों का, राम अल्लाह ईसा मसीह वाहिगुरु लेता चलेगा, ठीक है, मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व भी होगा इत्यादि। तो ये क्षेत्र प्रशासन आप समझ गए, वहां से यहाँ, यहाँ का मतलब आप ये समझा करिए, ठीक है। ऐसे सिस्टम में आप रहेंगे। अवधि प्रणाली ये कहता है कि यहाँ से वहां और वहां से यहाँ होता रहे एक नियत कालावधि में। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, ये आवाजाही लगी रहे। ऐसा ना करके अगर हम केंद्रीय सचिवालय के लिए अधिकारियों को भर्ती कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, ऐसा हम क्यों करें। तो लॉर्ड कर्जन ने इसका लॉजिक देखा, कहा 1905 में उनका एक स्टेटमेंट है, कथन है कि शासन जो है वो कलकत्ते से या शिमले से हो सकता है, कलकत्ता से या शिमला से शासन हो सकता है, प्रशासन के लिए आपको क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड कर्जन की 1905 की बात है, अभी राजधानी दिल्ली नहीं आई है, पहले कहाँ थी, कोलकाता। तो कलकत्ता से हम लोग, जब हम लोग को गर्मी लगती थी तो शिमला जाते थे, वो वहाँ बैठ के गवर्नेंस करते थे। यहाँ पे इतने नालायक थे कि बाकी जगह पर रेलवे बने या ना बने, यहाँ पे पहाड़ तोड़ ताड़ के इतने टनल बना के रेलवे बना दिए थे, क्योंकि उनको आनंद लेना था, है ना, कि तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उनका कहना है कि जो राज व्यवस्था है यानी सरकार है वो हेडक्वार्टर से चल जाएगी, लेकिन नीतियों का क्रियान्वयन के लिए आपको क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेंस ये है कि जो ICS अधिकारी हैं वो क्षेत्रों में जाएं, कुछ दिन रहें, फिर मुख्यालय में आए, फिर कुछ दिन में चले जाएं। क्या होगा सर, इसका फायदा क्या। देखिए, मान लीजिए कि कोई मिनिस्ट्री है, जैसे होम अफेयर है, अब आप क्षेत्रों में जाते हैं, पुलिसिंग की एक्टिविटीज को एक्जीक्यूट करते हैं एज ए DM। अगर आप DM है ना, और DM क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर का हेड है, वही होगा जो मंजूरी DM होगा। SP को गोली चलाने का ऑर्डर नहीं होता है ना, चलाता है गोली जब तक कि यहाँ मन है, मना कर देगा तो मना हो जाएगा। 1861 का पुलिस एक्ट, लॉ एंड ऑर्डर का बॉस किसको बनाता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। आप लोग बुरा मत मान लेना भाई, IPS जितने लोग हैं, कमिश्नरेट सिस्टम में जो है पुलिस को अधिकार है ये सब करने का, लॉ एंड ऑर्डर का बॉस यही है। कुछ दिन यहाँ ये रह लिया, अगर भारत सरकार में कहीं आ जाए, अंडर सेक्रेटरी भी रह लेता है, वापस जाता है तो अच्छा DM होगा ना। नीतियां हमारे यहाँ आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार क्या सोच रही है, क्या सोचा गया, कैसे हमने तय किया जा रहा है कि आज के समय में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा और जाके आपको करना है। तो जैसी नीति है वैसा ही आप क्रियान्वयन करोगे, और क्रियान्वयन करोगे तो कुछ दिनों में आपको अनुभव भी होगा, प्रैक्टिकल अनुभव होगा। जब वापस आओगे तो मंत्री को बताओगे कि सर ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा भी प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा है, ये उदाहरण है, ये उसका प्रमाण है, तो ये थोड़ा सा चेंज किया जाए नीतियों में, तो बदलाव भी हो। इसी तरीके से मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय, जिसको पहले HRD मानते थे, शिक्षा, आप IAS ऑफिसर हैं, आप किसी राज्य में, बिहार, झारखंड, हरियाणा, किसी कैडर के ऑफिसर हैं, आप वहां गए, आपने वहां 3 लेवल पे काम किया। आप यहाँ पे भी थे, हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी था, लेकिन गाइड तो आप कर रहे थे। यहाँ पे भी एजुकेशन का डिप्टी डायरेक्टर था, लेकिन आप तो गाइड कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, शिक्षा विभाग आप ही के पास है। आपने देखा कि शिक्षा में क्या स्थिति है। तो जब वापस आएंगे दिल्ली या भारत सरकार में, तो अच्छी नीति बनेगी कि खराब बनेगी, क्योंकि नीति का निर्माण अच्छा तब तक नहीं हो सकता जब तक क्रियान्वयन का प्रवाह, फ्लो लगातार न बना रहे। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने कहा कि आवाजाही बना रहनी चाहिए। आज तक हम लोगों ने बना रखा, इसी को कहते हैं टेन्योर सिस्टम। क्या कहते हैं, टेन्योर सिस्टम, अवधि प्रणाली। अब इस चीज को चूंकि चलाना था तो बाय डिफॉल्ट साइड में क्या हो गया, इसको चलाना था तो कार्डर सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया, कार्डर व्यवस्था। अभी बात करेंगे उस पर, जैसे आप IAS बनेंगे तो आपको कार्डर मिलेगा, कार्डर सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से संवर्ग आधारित सिविल सेवा, ये इसका विकास हो गया। तो पहले तो इसको थोड़ा लिखा पढ़ी कर लें, उसके बाद ये क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, इसको देखेंगे, है ना। तो ये हमने देखा कि ये जो सेक्रेटेरिएट है इसमें 2 ही चीज है, 2 चीजों के आधार पर ये काम करता है, राजनीतिक प्रशासन विभाजन और अवधि प्रणाली। इसके कॉन्सेप्ट में यही बात लिखे जरा, सचिवालय ऑब्लिक मंत्रालय या विभाग, सचिवालय ऑब्लिक मंत्रालय या विभाग, सचिवालय ऑब्लिक मंत्रालय या विभाग का संकल्पनाकरण, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन निम्नलिखित 2 आधारों पर हुआ है। निम्नलिखित 2 आधारों पर हुआ है ना। सचिवालय चाहे वह केंद्रीय स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर,
चाहे वह केंद्रीय स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर, यह कोई भौतिक कार्यालय या कोई एक भौतिक कार्यालय नहीं होता है। यह कोई एक भौतिक कार्यालय नहीं होता है ना। सेक्रेटेरिएट वेदर एट द यूनियन लेवल और द स्टेट लेवल इज नॉट नियर फिजिकल ऑफिस। जैसे आपको केंद्रीय सचिवालय नाम से कोई एक कार्यालय नहीं मिलता। राज्यों में हम लोग लिख देते हैं राज्य सचिवालय, राज्य में जाओगे तो मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जो छोटे हैं, है ना, एक ही बिल्डिंग में उनके विभाग। उसमें जैसे दिल्ली में ही स्टेट सेक्रेटेरिएट लिखा होगा, दिल्ली राज्य सचिवालय, अगर आईटीओ के पास नया बना है तो 7 मंत्री ही होते हैं। यहाँ पे लिमिटेड है, 70 सीट है, 10% मंत्री बनाना है तो कितने होते हैं? 7। कितना विभाग रखो, है ना, तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो काम इनका हो जाता है। तो राज्यों में लिख देते हैं। महाराष्ट्र में भी जाओगे तो वहाँ लिखा हो राज्य सचिवालय, है ना, तो इस तरीके से। लेकिन केंद्रीय सचिवालय ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मंत्रालय या विभाग, हमेशा ध्यान रखिए, ये मंत्रालय, विभाग या सचिवालय एक ही सेंस में हम लोग बात करते हैं। मंत्रालय कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। अभी धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होगा, पहले इसको लिख लें फिर बात करेंगे, आपको लिखवा देंगे। जो चीज जहां पर समझने की जरूरत है वो वहां पर बात की जाए, ठीक है। पहला, आपने कुछ ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है अभी? उससे ऊपर क्या लिखा है? का संकल्पनाकरण 2 आधारों पर। पहला आधार लिखे क्या नीचे? पहले नंबर 1 राजनीति प्रशासन विभाजन, है ना, इस पर डैश देकर लिखे राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, डैश देकर। राजनीति का काम नीतियों का निर्माण, राजनीति का काम नीतियों का निर्माण और प्रशासन का कार्य नीतियों का क्रियान्वयन है। सचिवालय के स्तर पर, सचिवालय के स्तर पर ये दोनों ही पदस्थापित किए जाते हैं, पदस्थापित किए जाते हैं किसी सचिवालय ऑब्लिक, किसी सचिवालय ऑब्लिक मंत्रालय या विभाग, मंत्रालय या विभाग, मंत्रालय या विभाग के राजनीतिक प्रमुख मंत्री होते हैं और वे मंत्री होते हैं और वे प्रशासन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जबकि सहायक सचिव से लेकर सचिव तक, सहायक सचिव, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं यहाँ पे रेड में, है ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी से सेक्रेटरी तक, सहायक सचिव से सचिव तक के अधिकारी, सहायक सचिव से लेकर सचिव तक के अधिकारी प्रशासन के आंतरिक मामलों में, प्रशासन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। साथ ही कॉमा, साथ ही कॉमा, अपने ज्ञान, नॉलेज, अपने ज्ञान, कौशल, स्किल, अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर मंत्री जैसे राजनीतिक सत्ता को, मंत्री जैसे राजनीतिक सत्ता को सलाह एवं सहायताएं प्रस्तुत करते हैं, सलाह एवं सहायताएं प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, इस प्रकार राजनीति प्रशासन द्विविभाजन और इनके बीच संबंध भी स्थापित हो जाता है। दूसरा लिख लीजिए अवधि प्रणाली, अवधि प्रणाली, टेन्योर सिस्टम, है ना, टेन्योर सिस्टम, अवधि प्रणाली। कैसे देखिए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अवधि प्रणाली का प्रारंभ किया गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा अवधि प्रणाली का प्रारंभ किया गया, जिसमें यह माना गया कि
जिसमें जिसमें यह माना गया कि सचिवालय या मुख्यालय से एक नियत कालावधि टेन्योर में अधिकारियों को क्षेत्रीय प्रशासन में और पुनः कुछ अवधि के उपरांत सचिवालय या मुख्यालय में वापस पदस्थापित करना चाहिए। फुल स्टॉप। ऐसा करने से नीतियों का निर्माण जो कि सचिवालय में होगा, कॉमा नीति क्रियान्वयन स्थल से लगातार तथ्यों एवं आंकड़ों के प्रवाह से और बेहतर होगा। यह उल्लेखनीय है, फुल स्टॉप के बाद यह उल्लेखनीय है कि इसी अवधि प्रणाली की वजह से, ऐसा लिख दीजिए, इसी अवधि प्रणाली की वजह से भारत में संवर्ग आधारित सिविल सेवा है ना, संवर्ग आधारित सिविल सेवा का विकास हो गया। ठीक है, दो चीज हमने देखा, राजनीतिक प्रशासन विभाजन और अवधि प्रणाली। एक नियत अवधि में लोग आए जाएं और राजनीतिक प्रशासन विभाजन हो, इसका संस्थानीकरण जहां हो जाएगा उसे सचिवालय कहते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ भाई, इंटरव्यू में पूछ दिया जाए सचिवालय क्या होता है, तो इधर उधर की बात करने के बजाय कि सर ऐसा संस्थान जहां राजनीति प्रशासन विभाजन और इनके बीच के संबंध तथा नीति का निर्माण और क्रियान्वयन के बीच के संबंध स्थापित हों, उसे सचिवालय कहते हैं। ठीक है, जब और बात पूछे कि ऐसा कैसे, तो और समझाना कि मंत्री ये करेगा, ये ऐसा होगा। मंत्री का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं, एटलीस्ट ये डायग्राम ही ध्यान रहेगा तो आपका बात हो जाएगा। अवधि प्रणाली में ये डायग्राम जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है ध्यान रहेगा तो हो जाएगा। तो दोनों डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इसका ख्याल रखने की जरूरत है। दो ही चीज है। अब एक नया शब्द आया कि भाई कैडर सिस्टम डेवलप हुआ है ना, कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बनाने से हमारे यहाँ दिक्कत भी होती है, विकास की प्रक्रिया ठीक से नहीं चलती। अब पहले देखें कि अगर आप IAS IPS बनते हैं या IFS के लिए अप्लाई नहीं करेंगे या कुछ करेंगे तो उसके लिए ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है हमारे पास, बाकी भी जो सर्विसेज हैं उनके अपने कैडर होते हैं, है ना, कैडर स्ट्रेंथ होता है। तो जैसे IAS है तो IAS का 6500 कैडर स्ट्रेंथ है, सीट खाली है, आपका भाग्य अच्छा है, 4500 IAS भारत में है, आपका भाग्य के दिन अच्छे हैं और आप मनाते रहिए राज्य छोटे हो जाएं और भी तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, IAS IPS का सीट ज्यादा हो। और ये तर्क भी है कि गवर्नेंस के लिए भी अच्छा होता है, छोटे छोटे राज्य भारत में तीव्र विकास कर सकते हैं। हम लोग बड़े बड़े लेके, जैसे राजस्थान 7 करोड़ जनसंख्या है, फ्रांस का इतना ही है, फ्रांस की जनसंख्या के बराबर अकेले लेके बैठा। यूपी का चीफ मिनिस्टर अकेले पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर है ना, 23-24 करोड़। जितना देर कहा हमने उसमें लाखों लोग आ गए होंगे हॉस्पिटल में, जितना टाइम लगा कहने में उतने देर में इतनी तेजी रफ्तार से आने जाने की प्रक्रिया है। तो अभी बड़ा मुश्किल है, इतना बड़ा राज्य अगर आप कितने भी एक्टिव हो जाएं तो आप इतना चला नहीं पाएंगे ना। ऐसे ही कितना भी अच्छा DM आप बन जाओ, खूब बड़ा जिला हो, इतनी जनसंख्या हो, इतनी समस्या हो कि आप दूर करते करते एकदम तो 24 घंटे कहीं दिन होगा ना, कैसे देख पाओगे। तो एक सीमा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटे राज्य अच्छा गवर्नेंस होता है। फजल अली कमीशन ने कहा भी था कि है ना, पॉलिसी एग्जीक्यूशन के लिए बेटर गवर्नेंस के नाम पर ये होना चाहिए। और आजकल ये एक आइडिया है कि वी नीड ए सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फजल अली कमीशन बहुत पहले का 1953 का, तब उन्होंने बताया कि भाई भाषा के आधार पर पुनर्गठन ना हो और गवर्नेंस के आधार पर होना चाहिए, पॉलिसी एग्जीक्यूशन के आधार पर होना चाहिए। बीच में तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन हमने आयोग बनाया नहीं साहब। क्यों? जैसे 80 के दशक के बाद वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की प्रक्रिया चली। क्या कारण है कि बिहार में कंपनी नहीं जा रही? सिर्फ गुंडई, बदमाशी, ये सब एक कारण है, ये बोल के बात नहीं बनी। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार लॉ एंड ऑर्डर ठीक था तो भी क्यों नहीं गई। जैसे नीतीश कुमार जी के पहले फेज में उन्होंने टाइट कर दिया था मामला है, तो कहाँ वहाँ पे फॉर्च्यून 500 की कंपनी चली गई, लोगों के पैकेज मिलने लगे दुनिया भर, वो बन गया बैंगलोर, हैदराबाद। ऐसा तो कहीं दिखता नहीं। लीची उद्योग की इतनी संभावनाएं क्यों नहीं होता? पूर्वी भारत, पूर्वी कंधा कमजोर क्यों है ना? सारा कुछ ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ये वेस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे ही जगह पे क्यों हुआ, इधर क्यों नहीं हुआ? इसको देखने के लिए भी नीड ए कमीशन। जैसे हम लोग कहते हैं ना, द्वितीय हमने केंद्र राज्य संबंध आयोग बनाया, मदन मोहन कुंची कमीशन। इसी तरीके से सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जरूरत है आज की तारीख, सरकार को बनानी चाहिए कि आज किसी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, किसी का आकार छोटा बड़ा होगा तो कैसे होगा,
ये भी एक होना चाहिए कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा अच्छा पड़े, एग्जीक्यूशन ज्यादा अच्छा हो, रोजगार तभी बढ़ेगा ना। ये देख करके करने की जरूरत आज है। तो ये जो कार्डर सिस्टम हमने बनाया, तो अब जैसे पहले होता था, पहले का ऐसा था कि जब आप फॉर्म भरते थे तो आपको कार्डर अपने सेलेक्ट करने होते थे। यूजुअली वी हैव 3 जॉइंट कार्डर। हम लोग पहले 3 तरह के, है ना, हमने 3 तरह के जॉइंट कार्डर बनाए हुए थे। एक का नाम है एगमोड्स, ध्यान से सुनिए, एगमोड्स। ये क्या क्या है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूटीज। जैसे किरण बेदी जी इन्हीं की इसी कार्डर की थी, तो कभी अरुणाचल में थी, कभी दिल्ली में, कभी गोवा में भी, है ना। एक ये जॉइंट कार्डर है, अच्छा कार्डर है, देना चाहिए, आप भी जरूर दीजिएगा। पावर सेंटर के नजदीक रहेंगे तो अच्छा है। ये सब क्या ज्यादा नहीं है नौकरी, यू दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा। कहीं और जगह डीएम रहोगे उससे अच्छा यहाँ पे डीसी रहो, और अगर सेंट्रल दिल्ली के डीसी हुए तो वहीं पावर सेंटर है, वहीं पर अगर हो गए तो संबंध अच्छा बने, तभी तो कुछ और होगा। इसे बड़ा बड़ा नाम सुने हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, फलाना ढिमकाना, ये सब बनने के लिए सिर्फ आइए होना काफी थोड़ी, कल बल छल तब चल, कुछ और भी तो चाहिए। तो कहीं और रहने से अच्छा यहाँ रहो। एक ये कार्डर है। दूसरा है एमपी कार्ड, ये ज्वाइंट कार्डर था हमारे पास, मणिपुर, त्रिपुरा कार्ड, और था आसाम, मेघालय कार्डर। ये 3 ज्वाइंट कार्डर था। इसके बाद 21 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बचते हैं एक्सेप्ट तेलंगाना। 21 स्वतंत्र हमने कार्डर रखे। 2 जून 2014 को एक और स्टेट हमने बना लिए, उसका नाम है तेलंगाना। तो एक और कार्डर हो गया। कुल मिला के देखिए तो कितने कार्डर हो गए? 1, 2, 3 और 21। 3 और 21 कितना होता है? 24 और 1 25 कार्डर थे। तो जब आप फॉर्म भरते थे, पहले की बात है, अभी नहीं, तो उसमें होता था कि क्या आप ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर बनेंगे तो आप अपने होम कार्डर में जाना चाहेंगे, तो यस और नो में टिक मारना होता। फिर अगर बाकी जो राज्य बचे उसमें आपका होम कार्डर भी अलग बात है, उसमें आपको प्रायोरिटी भरनी पड़ती थी, नंबर भरने पड़ते थे, तो अधिकारी वहां जाते थे। इससे यूजुअली भारत सरकार ने ये पाया, ये देखा, इसमें समस्या बहुत रही। मान लीजिए किसी मणिपुर, त्रिपुरा कार्डर में कोई चला गया, एमपी कार्डर में, तुरंत उसको गुजरात कार्डर की से कोई मोहब्बत हो जाएगा, पंजाब कार्डर से मोहब्बत हो जाएगा, यूपी कार्डर से मोहब्बत हो जाएगा। और भारत सरकार का हिम्मत थोड़ी है जो पति पत्नी को अलग कर दे। तो पूछा जाता था कि किधर रहोगे, क्या बताते होंगे लोग, इधर ही के, नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के, पेनिनसुलर इंडिया के। यूजुअली ये सीटें खाली ही रहती थी, इधर कौन जाएगा नौकरी करने। काफी दिक्कतें हुई, बड़ी समस्या रही है। इसीलिए तेजी से पॉलिसी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती थी ईस्टर्न इंडिया, खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में। यही कारण है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन भी दाग दिया इस पे, ठीक है। और वो टाइम भी वही है जब ये सरकार आ रही थी, है ना, जो तुरंत रिफॉर्म करती है। रिफॉर्म किया, क्या किया अभी देखेंगे। एक क्वेश्चन भी है, देख लेते हैं। हम्म 2014 का एक सवाल है साहब, ये है 2014 का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आपको हमने बताया था कि मैक्सिमम 2.5 सवाल नहीं रहता है ना। क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान दीजिए। आप लोग से ये ना सोचिए कि पॉलिटी पढ़ने से काम खत्म हो गया, या आप पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। यूजुअली यही मिस्टेक ज्यादातर बच्चे करते हैं, है ना। प्रीलिम्स तक तो ठीक है, आगे मेंस में जाएंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के भी नजर आएंगे। ध्यान से पढ़िए। क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा है? समालोचनात्मक पूर्वक परीक्षण करिए। As the cadre-based civil services organization been the cause of slow change in India, critically examined, ठीक है। जो cadre सिस्टम है हमारा, उसी पे ये सवाल पूछा गया, ठीक है। और 2014 में आया था, उसके बाद काम हो भी गया। आज रात के 12 बजे आप जानते हैं काम होता है तेजी से, पट से काम हो भी गया। काम क्या हुआ उसको समझते हैं, वापस आते हैं। इस क्वेश्चन को लिखना है आपको सही जगह पे। देखिए हमने ये सिस्टम रखा था, अब वहाँ पे अधिकारी जाते नहीं थे। प्रॉब्लम क्या थी cadre सिस्टम में, कि या तो जो हमने तरीका बताया कि जैसे फॉर्म भरने में तो पहले नीचे लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन, अच्छा गलती से जाना भी पड़ा तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमने बताया, और उसको तो वो मसूरी से ही सबसेट हो जाता था मामला, और पहले का कुछ है भी तो सब खत्म हो जाएगा। इसी के लिए ये होगा, है ना, इसी उद्देश्य से ही किया जाएगा जानबूझकर। हिंदुस्तान है ना, जुगाड़ पद्धति बहुत है, यहाँ पे लोग रास्ता निकाल लेते हैं, इतना भी टफ बना लोग। अदरवाइज कार्डर चेंज नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर के बेटे भी रहोगे तो चेंज नहीं, किसी भी हाल में नहीं। इतना टफ बनाने पे भी अधिकारियों का अभाव है ना। तो अब होता है कि भाई अब अधिकारी जा नहीं रहे हैं, या अगर उनको रहना पड़ा तो टेन्योर सिस्टम है, आप जानते हो। टेन्योर से दिल्ली आया भारत सरकार के पास, उसके बाद ये प्रकार कोशिश कर लेगा रिश्वत उश्वत देके कि जाना ना पड़े, इधर ही अपना कुछ बना रहेगा, मंत्री का ओएसडी ये वो कुछ बन के इधर ही रह जाए। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में कैसे होगा, पूर्वी कंधा मजबूत कैसे होगा, पूर्वी कंधा कमजोर है ना। तो इसका उपाय ढूंढा गया, सरकार ने प्रयास किया। क्या क्या प्रयास किया पहले समझ लेते हैं, तो उसको लिखेंगे। हम लोगों ने जो ज्वाइंट कार्डर्स थे ना उसको हमने ब्रेक कर दिया, सब डिवाइड कर दिया। आसाम मेघालय अलग, मणिपुर त्रिपुरा अलग, तो ये भी 4 हो जाएगा ना। लोग चूज करेंगे तो थोड़ा सा, अब जैसे 2 में लोग चूज करते थे तो लगभग आधे आधे तो बट गए। मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग में 2 लोगों ने चूज किया एमटी कार्डर, अब एम अलग टी अलग। अब चूज करना है, हो सकता है कि 2-2 लोग या 3-3 4-4 लोग इसको चूज करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमने इसको डिवीजन किया, आसाम मेघालय को अलग कर दिया कि कुछ ज्यादा अधिकारी मिले, तो भी फिर वही सब अपना लेते थे, वही जो हमने बताया, वही जो मसूरी में हो जाता है जाते ही, है ना। पहले का है भी तो सब खत्म हो जाता है, इसलिए ज्यादा सब इसमें ना रहना है, इसमें ज्यादा बाद में सब सेटल हो जाता है ना। तो असली में क्या है कि पढ़ लेना ही ज्यादा अच्छा है ना। तो वहां जाने के बाद ऐसे भी कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ कह नहीं सकते। तो आप लोग बहुत तेजी से बात समझ रहे हैं मैंने नहीं हो पाया, गवर्नमेंट ने सोचा कि अब क्या करें भाई, तो अब ये सरकार आई जो आज की तारीख में है, उपाय ही लगा दिया ठीक से। अब ये सब सिस्टम खत्म, एक ही ज्वाइंट कार्डर हमारे पास है एग्मोट्स, बाकी सब ब्रेक हो गया। और अब भारत को 5 जोन में बांट दिया गया, पूरे भारत को 5 जोन्स में हमने कर दिया। अब स्टेट्स उसी के बीच में है। अब जैसे आपका नाम है टीना डाबी, आप रैंक 1 भी हैं, अगर आप लिखोगे राजस्थान पहला तो नीचे से आ जाएगा जम्मू कश्मीर, हटा नहीं पाओगे उसको, ये चॉइस आपके पास नहीं, गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है इसमें ये है।
अब आप चाहोगे नहीं राजस्थान हट जाओ, जिसमें से गुजरात रहे, यूपी रहे, ऐसा ऐसा नहीं होगा, वो कंप्यूटर फिक्स कर देगा वहाँ पे। ठीक है, 5 जोन में जितने स्टेट्स आएंगे उसमें जाना पड़ेगा कहीं। अब स्टेट्स की पहचान नहीं रही, जोन की पहचान। ये पहले से अच्छा कदम है, कैसे नौकरी। ऐसे भी आईएएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों नौकरी बनाए हम लोग, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण। कभी आपसे कोई पूछ दे इंटरव्यू में कि बताओ जी क्यों आईएएस बनना चाहते हो, तो तुरंत लोग कहते हैं जनता का कल्याण, ये वो, ये सब ठीक है, ये बोलने का तरीका भी होना चाहिए थोड़ा। पहले बोलो कि सर इसमें वर्सटैलिटी है ना, काम करने का अलग अलग अवसर मिलते हैं, समहाउ पेइंग भी है, और सर मुझे मेरे अंदर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना है और हमें लगता है कि आईएएस जैसे सर्विसेज की स्थापना ही इसीलिए की गई, तो उसको अच्छा लगेगा। जाति धर्म प्रजाति रंग त्वचा क्षेत्र भाषा, मेरे जातीय समुदाय के लिए काम नहीं करना है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम। और है भी, अगर आईएएस आईपीएस नहीं होते तो नेशनल इंटीग्रेशन हो पाता क्या? ये नॉर्थ ईस्ट रीजन आपके साथ रहता है, ये चिकन नेक कब काट दिया होता लोग सिक्किम में, हमारे हाथ से चला गया होता है। आईएएस आईपीएस की कुर्बानी है, जम्मू कश्मीर रख पाते आप, ये सब आईएएस आईपीएस करते हैं। हम लोग सिर्फ कहते रहते हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, ये कौन सा चार है? भारत रहता ही नहीं अगर आईएएस आईपीएस नहीं होते। इतनी बड़ी भूमिका है, सिविल सर्विसेज है तो राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया इतनी अच्छी से तरीके से चल रही है, इनकी खूबी है। केदारनाथ में इतना बड़ा कांड हुआ, कौन जाके देखा? वहाँ के डीएम होते तो भाग जाते हैं। ठीक है, किसने देखा? ये ब्यूरोक्रेसी है जो देखती है। भुज में इतना बड़ा क्वेक आ गया था तो कौन देख रहा था? ब्यूरोक्रेसी, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सिर्फ इसकी निगेटिविटी को ही नहीं समझना और देखना चाहिए। तो अब जो चेंज किया गया कि जोन में हो गया, और दूसरा डाटा वाटर तो चेंज होगा नहीं किसी हाथ में। दूसरा ये कि समस्या, ये जो सरकार है कि जड़ से समस्या को पकड़ती है, अगर पकड़ेगी तो पूरे जड़ तक चली जाएगी। तो जैसे सिक्किम में मान लीजिए आप नौकरी करते हैं और आप किसी नॉर्थ इंडिया के, मान लीजिए राजस्थान के, दिल्ली के रहने वाले, तो अब सिक्किम में एयरपोर्ट है नहीं, बनाया गया था पाक्योंग में, अच्छा नहीं है, तो सक्सेसफुल नहीं, वो पहाड़ों पे हर जगह एयरपोर्ट सक्सेसफुल नहीं होता। फिर 8 किलोमीटर का रनवे चाहिए, है ना, जहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं, वो है ना लैंडिंग पॉइंट होता है। उसके आगे बढ़ गए तो अंडरसूट, पीछे रह गए तो है ना ओवरसूट, अंडरसूट होता है, आगे बढ़े तो ओवरसूट, नीचे हो गए तो अंडरसूट, तो विंग्स खोले जाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा भी ओवरसूट हुआ और अगर लैंड किया, पहाड़ी इलाका है और विंग्स ओपन कर दिया, ब्रेक्स भी लगा हुआ है, थोड़ी भी वर्षा होगी तो स्केटिंग हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगी। मैंगलोर का जो एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट था इसी वजह से था। ठीक है, तो चूंकि जब हम पहाड़ पे बनाते हैं एयरपोर्ट, बहुत कॉम्प्रोमाइज करके बनाते हैं। 8 किलोमीटर का रनवे हो नहीं पाता है, कई जगह छोटे रनवे, जैसे बिहार के कितने लोग हैं यहाँ पे, पटना का छोटा रनवे, लैंड मत करना वहाँ, टेक ऑफ करो। बिहार में टेक ऑफ करना चाहिए, वहाँ पे बनने का बहुत सालों से चल रहा है कि दूसरा बने, अभी नहीं बना है ना, मुझे पता है, छोटा रनवे 8 किलोमीटर नहीं है ना, तो टेक ऑफ करो वहाँ से, लैंडिंग से बचो। ठीक है, और छोटा छोटा रनवे जो है, जैसे ये सब कोई इधर के हैं, कोई उत्तराखंड के आप हैं, उत्तराखंड में देहरादून तो ठीक है, उसके बाद पहाड़ वाला जितना उनका है सब छोटा रनवे है। ठीक है, तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर अब न बन रहा है, बड़ा बड़ा मेगा जाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जो न्यू लिबरल पैराडाइम है तब ये सब सोचा जा रहा है। धीरे धीरे में भी ठीक हो जाएगा, बट अभी पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। काठमांडू तो बहुत अच्छा है, पहाड़ पे होते हुए, तो आपको मान लीजिए कि आप दिल्ली के हैं और सिक्किम में डीएम है किसी जिले में, तो कितना समय लगेगा आने में? 1-2 दिन का मान लो छुट्टी मिला है, बीवी बच्चे का चेहरा नहीं देखे हो या पति बच्चे का चेहरा नहीं देखे हो, तो आने में समय कितना लगेगा? अब फिर जो नियर बाय एयरपोर्ट है वो बागडोगरा में है, वेस्ट बंगाल, वहाँ से अगर आप नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, 4 जिला ही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ सिक्किम में है, लगभग 12-13 घंटा आपको रोड में पहले ट्रैवल करना पड़ेगा, तब आप पहुंचोगे बागडोगरा, फिर वहाँ से 1 घंटा 20-30 मिनट की फ्लाइंग टाइम तो दिल्ली आओगे। ठीक है, दिक्कत है, लोग डरते हैं जाने से। अब क्या किया सरकार ने? मोदी गवर्नमेंट है, तो आप ये ना समझें कि कोई और है ना, गवर्नेंस पढ़ने से हमेशा ये लगने लगता है लोगों को कि कुछ सरकार की तारीफ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसमें आपको पॉलिसीज, उनके कामकाज को पढ़ना होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है उससे एलूफ होकर के चीज़ों को समझना देखना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट है इसने हेलीकॉप्टर खरीद के दिए, मात्र 14 करोड़ में मिलता है हेलीकॉप्टर। कितने में? 14 करोड़। 4 जिले के डीएम एसपी के पास अब हेलीकॉप्टर है, चाहे कि नहीं? 35 मिनट में अपने पायलट को बोलो 35 मिनट में बागडोगरा, और आपके ऑफिस का अमला पहले टिकट कटा के रखे होंगे, बैठोगे और पहला सीट पे बस गेट बंद होगा, पायलट बोलेगा ऑन द गेट, टेक ऑफ हो जाओ, अगले 1 घंटे 20 मिनट में दिल्ली। तो दिक्कत है नौकरी करने में। ऐसे भी हनीमून बनाने के दिनों में लोग जाते ही हैं। अगर सिस्टम अच्छा कर दिया जाए, व्यवस्था अच्छा, और जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में है उसको अच्छा वेतन, 4-4 टाइम सुपर टाइम स्केल 1 साल में, जैसे आईएएस का ना सुपर टाइम स्केल होता है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट ज़्यादा तेजी से पैसा अच्छा मिलेगा, ये सब सिस्टम हो जाए तो क्या दिक्कत है? कहीं भी भेज दो, अब सबको ऐसा दिया जा रहा है। इसीलिए लोग पहले जाने से डरते थे, अब लोग जाते हैं। तो न सिर्फ की बाध्यता की गई है कि जोन में चले गए तो हट नहीं पाओगे, ये सुविधा भी है साथ, लोगों को प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही साइड से ठीक किया गया है, तो इसलिए होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था जो आप देख रहे थे कि कार्टर बेस होने से दिक्कतें होती हैं, उसको ठीक करने के लिए हाल फिलहाल में जो उपाय किया गया है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। थोड़ा नीचे लिख दीजिए, पैराग्राफ छोड़ करके एक सब टाइटल दीजिए, कार्टर व्यवस्था या संवर्ग आधारित सिविल सेवा की व्यवस्था। अब ऐसी सुविधा हो गई है ना कि रात में मन करेगा कि आइसक्रीम खाएं, तो सिक्किम में या नॉर्थ ईस्ट रीजन में कहीं रहोगे, कोलकाता से आइसक्रीम खा के वापस आ जाओ, है ना? तो आपका सिविल सर्विसेज बहुत डिफरेंट है, और ये सब चीज़ें होनी चाहिए पहले। अब देखिए दिल्ली में नहीं हो रहा है, दिल्ली में जैसे कि अब जो टाइम आएगा, जैसे दिवाली आएगा तो देखेंगे धुंध रहेगी, अब वो सब हरियाणा में बाकी जब किसान पराली जला देंगे उसका दिवाली का, तो एक तरीके से डस्ट पड़ा रहे, है ना? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहो, यहाँ पे रहोगे, बाहर से आए होगे तो यहाँ पहला झटका लगेगा ही, पहले लंग्स उंग्स अपना ठीक रखा करो, दौड़ते घूमते रहो, है ना? तो एग्जैक्टली क्या फायदा है कि अब उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? बड़े बड़े शहरों में जैसे हम देखते हैं, जैसे संघाई में, ऐसे बड़े बड़े शहर में ऊपर एयर स्प्रे किया जाता है, जैसे डस्ट है ना, जैसे रोड पे आप देखोगे, यहाँ पे भी होता है, रोड पे ना पानी का स्प्रे छिड़काव होता रहता है, लेकिन ऊपर लटका हुआ है ना, एक हेलीकॉप्टर 14 करोड़, इतना एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से। 10 हेलीकॉप्टर खरीद लीजिए,
बोले पानी भरो ऊपर स्प्रे करते रहो, घूमते रहो दिल्ली में चारों 24 घंटे स्प्रे करते रहो। जब रोड पे आप करते हैं तो क्यों नहीं होगा ऊपर? आफ्टर ऑल देखिए बेटर गवर्नेंस के लिए आपको चीजें करनी पड़ेगी ना, हर चीज सुधारना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में स्काई राइज बिल्डिंग्स बन रही, स्मार्ट सिटी हमने बनाया, ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन गई 50 मंजिला भी नहीं है, नोएडा वोएडा की तरफ है, यहाँ पे भी होगी। मान लीजिए 50 मंजिला पे यहाँ पे कोई लोगों को हाईजेक कर ले, मान लो हम लोग 50 मंजिला पे रहते हैं और कोई टेररिस्ट आके यहाँ पे हाईजेक कर ले, ऐसा ना हो कभी, लेकिन ऐसा हो जाता है। और लिफ्ट विफ्ट बंद करते हैं, अपने स्नाइपर्स लगा दे गोली मारने के लिए, तो क्या कर लोगे? हम लोग सभी को छोड़ दे, फोन करो, तुम रो होगा जिसको फोन करना है, हम लोग कह भी दें पुलिस को कैसा हो गया, पुलिस क्या कर लेगी? 50 मंजिल कौन चढ़ेगा? कौन सिपाही आएगा यहाँ चढ़ने लड़ने? कितना भी फिजिकली फिट होगा उसका क्या हाल होगा आप सोचिए। और ऊपर से कुछ एक ईंट ही गिरा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? 4 हेलीकॉप्टर चाहिए, इधर से इधर से इधर से और इधर से 4 हेलीकॉप्टर दिल्ली पुलिस के, और उनके स्नाइपर बहुत सारे गन होते हैं ऐसे, जैसे रखते हैं ब्लैक कैट कमांडो, जितने वॉल्स हैं उस पर वो रख के कंक्रीट के साथ ले लेंगे, उसमें गन डाल देंगे ऐसे मूव करके, है ना, टेररिस्ट को शूट करेंगे लेजर गाइडेड, इस तरीके से, तब जाके ये हम लोग को बचा सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट पुलिस भी होना चाहिए। दिल्ली पुलिस के पास हेलीकॉप्टर है, न्यूयॉर्क पुलिस के पास है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के पास है, लॉस एंजल्स की पुलिस के पास है, तो आज कल परसों हमें तो चाहिए होगा। आप कहते हैं कि हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तो बनना आइए से चाल चलन चपरासी का होगा तो कैसे होगा? चाल चलन ठीक करना। तो ऐसे बड़े शहरों में, नगरों में, देखिए नगरों से क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं, है ना, पॉल्यूशन के और अर्बन राइट्स को लेकर के, तो ये सब चीज़ें बहुत वैलिड हैं। ये सब चीज़ें कहीं ऐसे में कहीं चीज़ों में डालोगे, ये सब उपाय के रूप में दुनिया के सभी अच्छे बड़े नगरों में किया जा रहा है, तो कोई इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो पाता। चलिए, संवर्ग आधारित सिविल सेवा की व्यवस्था या कार्डर सिस्टम, पॉइंट वाइज देखिए। पहला, भारत में कार्डर सिस्टम को अवधि प्रणाली की वजह से अपनाया गया है। दूसरा पॉइंट, परंपरागत रूप से देखिए एक बड़ा अच्छा सा सवाल आ गया, इसका जवाब दे देते हैं। क्या किसी भी स्थिति में जोन परिवर्तन नहीं किया जा सकता? क्या यह विवाह की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है? देखो ऐसा है, दुनिया में किसका हिम्मत है कि आर्टिकल 21 से ऊपर चला जाए? आर्टिकल 21 में हमें मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है ना, वो तो है, वो आप करिए। लेकिन सिविल सर्विसेज में जब आते हैं तो सत्ता अधिकार के साथ कुछ कर्तव्यों के पालन भी आपको करने पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाते हैं, आर्टिकल 19 आपके पास है बोलने का अधिकार, लेकिन जब आप IAS बन जाएंगे तो रह जाएगा क्या? नहीं बोल पाओगे ना, बहुत सारी बातें नहीं बोल पाओगे। जो आज चाइल्ड के नीचे बात हो रहा है, ये सब इतने खुलेआम बात नहीं हो पाएगा, बहुत तरह के बंधन हो जाएंगे। ठीक है, अपने पॉलिटिकल मास्टर के लिए नहीं बोल पाओगे, राजनीतिक अभिवृत्तियां आपकी कुछ रहेंगी और उससे उल्टे माइंडसेट का ऊपर सरकार रहेगा, उसके साथ जीना पड़ेगा आपको और कुछ बोल भी नहीं पाओगे, है ना। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ऐसा होगा। अब जोन में जो स्टेट्स है ना, प्रायोरिटी उसमें दी जाएगी, लेकिन अप्लाई करने को मना नहीं करती है सरकार। कई मतलब मैंने लगभग 100-150 से ज्यादा केस स्टडी पढ़े हैं कार्डर चेंज होने के, उसमें से मैक्सिमम जो है वो मैरिजेस के भी हैं। अब इतने खतरनाक खिलाड़ी लोग हो जाएंगे कि जोन दूसरे जोन से मोहब्बत हो जाए, एक तो ये भी दी जाए। भारत में कुछ भी हो सकता है, भारत में कह नहीं सकते, तो उसको अप्लाई करोगे फिर ये जो संविधान में लिखा हुआ लकीर तो नहीं है, तो सरकार इस पर भी कुछ करेगी पॉलिसीज। लेकिन अभी तक जो स्टेट्स वाले थे ना, उसमें मैरिजेस पे होते थे चेंज। इसके बाद जो 2-3 मैंने केस स्टडी पढ़ा है वो ये पढ़ा है, जैसे एक बच्चा था जिसने नेशनल सिक्योरिटी में बहुत काम किया था, उसकी माताजी को कोई ऐसी बीमारी थी जो उत्तर पूर्वी राज्यों का टेम्परेचर सूट नहीं करता था, तो उस मेडिकल ग्राउंड पर, चूंकि वही केयरटेकर था, माँ को कहाँ छोड़े, तो गवर्नमेंट ने चेंज किया था। ऐसे कंसिडरेशन होते हैं, इंडिविजुअल कंसिडरेशन भी हो सकते हैं, बट सरकार ये करके मैसेज ये दे रही है कि भाई हमारा मूड नहीं है ये सब करने का। ठीक है, बात समझिए, है ना। ये हालांकि मना नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कि आगे किस तरह से होता है। अब जब तक कम से कम 10-15 साल ना गुजर जाएं इस व्यवस्था के, जिसकी कमियां खूबियां ये सब उभर कर सामने नहीं आएंगी। चलिए लिख दीजिए, परंपरागत रूप से भारत में 3 संयुक्त काडर जिसमें एग्मोट्स या ब्रैकेट में लिख दीजिए, एग्मोट्स के ब्रैकेट में अरुणाचल प्रदेश, मामा गोवा, मामा मिजोरम और यूटीज, यूनियन टेरिटरी, है ना। उसके बाद लिख दीजिए दूसरा है एमटी काडर, ब्रैकेट में लिख दीजिए मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा। कॉमा के बाद लिख दीजिए एएम काडर, आसाम मेघालय, है ना। परंपरागत रूप से 3 संयुक्त काडर, तीनों की बात हो गई, कॉमा दे दीजिए, एवं कॉमा काट करके एवं लिख दीजिए, एवं 21 स्वतंत्र काडर हुआ करते थे। और तेलंगाना राज्य के गठन,
तेलंगाना राज्य के गठन के उपरांत कुल मिलाकर के 25 कैडर, कुल मिलाकर के 25 कैडर देखने को मिलते थे। अधिकारियों के द्वारा पूर्वी और उत्तर पूर्वी, अधिकारियों के द्वारा पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों को प्राथमिकता न देना तथा अवधि प्रणाली पर भारत सरकार में आने के बाद किसी भी तरीके से यहीं रह जाने की वजह से ऐसे क्षेत्रों में नीतियों का क्रियान्वयन बाधित होता रहा है और विकास की प्रक्रिया धीमी हुई है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में या ईस्टर्न इंडिया में अगर डेवलपमेंटल प्रोसेस स्लो है तो इसका एक ही कारण यही नहीं है कि अधिकारियों का अभाव है, जो कैडर होना चाहिए स्ट्रेंथफुल नहीं होता है, यही एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है ना। जैसे संसाधनों का अभाव है, दिल्ली से दूरी है, हेडक्वार्टर से ज्यादा दूरी होने से दिल की दूरी हो जाती है। पहले इसीलिए बम फोड़ते रहते थे कि हम पे ध्यान दो, कि पहले प्रधानमंत्री इतना ज्यादा विजिट करते हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को रानी गैडेलियो स्टेशन बना हुआ है और अभी पूरा साउथ ईस्ट एशिया से एक तरीके से गेटवे हम लोग बना रहे हैं। ये सब पहली बार ऐसा होने लगा है। तो संसाधन कम है, भौतिक दूरी है, जो ग्राफिकल टोपोग्राफी ईजी नहीं है, मतलब रोड बहुत मुश्किल से है। जैसे आखिरी बॉर्डर है हमारा, अगर आप त्रिपुरा में देखेंगे तो नरकट्टा जगह है जहाँ बीएसएफ होती है, वहाँ पे स्थिति ऐसी है कि इतने बड़े जैसे मच्छर होंगे ना, तो जैसे मच्छर यहाँ बैठे इतने बड़े बड़े उनके वो होते हैं, अंदर वो डालते हैं, इतना बड़ा एक मच्छर काट लेगा ना प्राण चला जाए। तो वहाँ का बीएसएफ का ड्रेस देखे हो कैसा होता है, वो एकदम मुंह पे गद्देदार वो सब पहने रहते हैं। ये मच्छर बैठ के अपना अंदर डाल रहे थे, स्किन तक पहुँच ही नहीं रहा, रास्ते में ही है ना। और वहाँ के ट्राइबल ऐसे ही मस्त घूमते हैं, उनको मच्छर काटे चला जाए, उनको कुछ नहीं होता, वो उसे अडॉप्ट कर लिए। एक मच्छर काट लेगा ना तो एयरलिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 250 किलोमीटर ऐसे ऐसे पहाड़ पे बहुत मुश्किल से, तो घंटों लग जाएंगे, ऐसे ही डेथ हो जाएगी। तो ऐसे टफ टोपोग्राफी से तो डेवलपमेंटल प्रोसेस स्लो होने के मल्टीपल कारण है, लेकिन एक कारण ये है, हम लोग ये कारण क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, कैडर सिस्टम लिख रहे हैं। अब जैसे जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें ये वाला आइडिया ज्यादा लिखना, लेकिन यही तो यूपीएससी की खूबसूरती है। मैं आपको कह रहा था कि माइक्रो पॉइंट पे क्वेश्चन बनाती है। एक आप विकास इकोनॉमिक्स के आधार पर पढ़ते हैं, सामाजिक आधार पर भी देखेंगे, राजनीतिक आधार पर भी देखेंगे, और एक गवर्नेंस के भी आधार पर आप देख रहे हैं कि इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। जो प्रश्न 2014 में आया हुआ है, हम लोगों ने अभी देखा, तो उसको सॉल्व करते समय ये सभी नॉलेज हमें देने की जरूरत है। कि ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा की वजह से चेंजेस धीरे हो रहे हैं। चेंजेस का मतलब यहाँ पर विकास से है ना, कि विकास की प्रक्रिया स्लो डाउन है क्या। अब देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था, न्यू लिबरल पैराडाइम का विकास हुआ, जिसमें आपको प्राइवेटाइजेशन की तारीफ करनी थी एक तरह से। ये सब अगर आप नहीं पढ़ते, नहीं ध्यान दे, तो इस तरह के क्वेश्चन जल्दी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं हम लोग। हम सोचेंगे कि अच्छा ऐसे पूछ लिया, यूपीएससी कुछ भी कर देते, ऐसा नहीं है। इसकी अपना एक ग्रामर है, अपना एक कंटेंट है, अपना मूड है, अपना वोकैब है, उसको ठीक से कंप्लीट कर लें। जैसे जितने पॉइंट लिखे, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, सब पढ़ना पड़ेगा ना, उसको पूरा कंप्लीट कर लें तो क्वेश्चन सारे समझ में आने लगे। यूपीएससी कभी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछती है ना। ये बात है कि हम लोग कवर नहीं करते हैं, एक ट्रेडिशनल माइंडसेट से प्रिपरेशन करते हैं, ये एक समस्या है। ठीक है, क्या लिखती हैं लास्ट में, धीमी हुई। ठीक है, अगला पॉइंट डाल दो, नेक्स्ट पॉइंट, सुधारने के प्रयास के रूप में भारत सरकार के द्वारा एग्मोट्स कैडर को छोड़कर, एग्मोट्स कैडर मतलब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूटी, आप एग्मोट्स लिखे, इसको ना लोग बोलचाल की भाषा में यूटी कैडर बोलते हैं। तो पास आउट बच्चा होगा तो उससे बात करोगे तो कहेगा यूटी कैडर में। जब ऐसा बोले तो आप क्या समझेंगे, एग्मोट्स कैडर में, है ना। यूटी कैडर कोई है नहीं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूटी। एग्मोट्स कैडर को छोड़कर अन्य कैडर का विभाजन कर दिया गया, मतलब एम कैडर अलग अलग हो गया, आसाम, मेघालय, एमटी अलग। किंतु इसके बावजूद भी अधिकारियों की पर्याप्त संख्या पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में
पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती। देखने को नहीं मिलती। अगला पॉइंट, इसमें और सुधार करते हुए हाल के वर्षों में इसमें पूरे भारत को 5 जोन में विभाजित करके, पूरे भारत को 5 जोन में विभाजित करके उसमें विभिन्न राज्यों को रखा गया है। और अब एक जोन में आने वाले राज्यों में, एक जोन में आने वाले राज्यों में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना कहीं भी की जा सकती है, कहीं भी की जा सकती है, ऐसी व्यवस्था की गई, ऐसी व्यवस्था की गई। ठीक है, अगला पॉइंट, उत्तर पूर्वी राज्यों के जोन को प्राथमिकता दी जाए, उत्तर पूर्वी राज्यों के जोन को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए ऐसे जोन के लिए बेहतर वेतन एवं सेवा की शर्तों, ऐसे जोन के लिए बेहतर वेतन एवं सेवा की शर्तों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, है ना। सुपर टाइम स्केल, हेलीकॉप्टर, ब्ला ब्ला, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब सुधार रहे हैं ताकि अट्रैक्शन लोगों का थोड़ा बढ़े, है ना। ताकि इसी में ऐड कर किया जा रहा है, ताकि विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकारियों के अभाव की समस्या का समाधान किया जा सके और विकास की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सके। ठीक है, ये 2014 का नीचे प्रश्न लिख दीजिए। अब आप आराम से समझ में आएगा, आपको क्रैक कर सकते हैं। इससे मेल खाते हुए एक आध क्वेश्चन और आपको हम देंगे जो फ्यूचर में आ सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए, क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा, क्वेश्चन लिखिए 2014 का क्वेश्चन नंबर 14 है, सेकंड पेपर जीएस यूपीएससी 2014 क्वेश्चन नंबर 14। क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा है, क्वेश्चन मार्क। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए। ठीक है, आराम से लिख लोगे। कोई भी इसको लिखते समय क्या करेगा, मैं डिस्कस कर देता हूं। संवर्ग पे आने से पहले हमें सेक्रेटेरिएट की चर्चा करनी, बिना सेक्रेटेरिएट को लिखे हुए, अवधि प्रणाली को बिना लिखे हुए इसको आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये चूंकि संगठन शब्द में लिखा हुआ है तो मंत्रालय विभाग से ऐड कर। अब इसमें सिंपली लिखेंगे कि भारत में सचिवालय या मंत्रालय सामान्यतः राजनीति, प्रशासन, द्विविभाजन और अवधि प्रणाली से संचालित होते हैं। सिंपल एक दो लाइन। ठीक है, और यह ऐसे संस्थान होते हैं जो राजनीति, प्रशासन, द्विविभाजन और उनके संबंध तथा क्षेत्रों से मुख्यालय में और मुख्यालय से क्षेत्रों में अधिकारियों की आवाजाही को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, और कोई स्थायी सिविल सेवा नहीं बनाई गई थी कि इन संगठनों में हो तो क्षेत्रों से अधिकारियों को बुलाना पड़ता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप संवर्ग आधारित सिविल सेवा का उद्भव भारत में हुआ है। और तो फैक्ट डाल देना, कर्जन ने किया ऐसा वैसा लिखते हुए, और फिर बोलना कि हमारे पास जो संवर्ग आधारित सिविल सेवा है, पैराग्राफ छोड़कर उसमें समस्या ये है कि खास करके ईस्टर्न इंडिया, उत्तर पूर्वी राज्य में लोग जाना नहीं चाहते। जब वो जाते हैं तो टेन्योर सिस्टम से जब दिल्ली भाग के आते हैं, भारत सरकार या किसी मंत्रालय में आ जाते हैं, क्योंकि हमने संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन बनाए। किसी भी मंत्रालय में जो पदस्थापना होगी वो क्षेत्रों से लेकर हो, वो यहाँ आ जाते हैं तो यहीं पर किसी भी तरीके से केंद्र प्रकार रहना चाहते हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है, दुष्प्रभाव ये होता है कि ऐसे क्षेत्रों में अधिकारियों का अभाव होता है, तो विकास के कार्यक्रम हम सही समय से क्रियान्वित नहीं कर पाते। वहाँ की ग्राउंड रियलिटी मुख्यालयों में आ नहीं पाती, नीतियों का निर्माण भी सही नहीं हो पाता, जिससे विकास की प्रक्रिया स्लो डाउन हुई। यद्यपि उधर विकास न होने का और मल्टीपल कारण है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, किंतु यह प्रमुख कारण क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स में आएगा तो इकोनॉमिक्स टाइप पे लिखना, उत्तर पूर्वी राज्यों में क्यों होगा, सबका अलग अलग अप्रोच है। ठीक है, तो इसी अप्रोच पे माइक्रो पॉइंट पे सवाल है। अब इसमें रुकना नहीं है, सुधारने के लिए हाल फिलहाल में क्या किया गया। हालांकि जब सवाल पूछा गया तो उस समय सुधारने के प्रयास नहीं थे, इसलिए आज भी क्वेश्चन लाइव है कि एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने क्या पहल की। जैसे गति शक्ति योजना आई थी, कार्टर सिस्टम में, क्योंकि गवर्नेंस में हम लोग गवर्नमेंट की ही बात पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और हमने बताया था कि इसका ये मतलब नहीं होता कि गवर्नमेंट की सब कुछ अच्छी बात है, जैसे भ्रष्टाचार, तो हाँ अच्छी बात है, भारत सरकार में बहुत अच्छा टीचर दिखाएंगे हम लोग कि भ्रष्टाचार होना चाहिए, हल्का हल्का, ज्यादा ना हो, थोड़ा बहुत हो। ऐसा नहीं, जब भ्रष्टाचार का चैप्टर आएगा तो सीधे अगेंस्ट में जाएंगे, सरकार में ही होगी ना ये सब समस्या, तो उसके खिलाफत करेंगे, उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। लेकिन कोई पॉलिसी बनाई है सरकार ने, जैसे कार्डर पॉलिसी चेंज हुई है, उसको पॉजिटिव फ्रेमवर्क में लेना चाहिए कि पहले से ही बेटर है। अब ये एकदम से अच्छी हो जाएगी ऐसा तो कर नहीं सकते। ये तो गवर्नेंस से क्या है, लर्निंग फ्रॉम डूइंग एरर। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो कुछ बदलाव करते हैं, कस्टमर को ध्यान में रख के, कर्मचारी को ध्यान में रख के, वो अगर बहुत वर्क नहीं करता है तो कल को फिर बदलाव करते हैं। इसलिए तो ये डायनेमिक चैप्टर है।
लेकिन अभी चूंकि ये है इसलिए हमें अभी वाला ये पढ़ना है, कभी भी पूछ लेते सवाल। एक तो आ चुका है, एक तो मेरे तरफ से, एक तो जिसके डायमेंशन बन सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्या कारण है, क्या कारण है कि भारत सरकार ने हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने हाल के वर्षों में अपनी कार्डर नीति में, कार्डर पॉलिसी में परिवर्तन किया है, परिवर्तन किया है। यह विकास की प्रक्रिया को कहां तक तीव्र बनाएगा, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करें। ठीक है, तो सेक्रेटरीट सिस्टम ये सब बताते हुए कार्डर पॉलिसी में क्या चेंजेस है बता के ये कहना है कि ऐसा नहीं कि एकदम गुड गवर्नेंस हो जाएगा, एकदम बेटर हो जाएगा, लेकिन पहले चूंकि ऑफिसर्स के अभाव होते थे तो रूटीन पॉलिसीज भी एक्जीक्यूट नहीं हो पाती थी, उसमें चीजें कुछ बेटर होंगी, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है पूरे तरीके से विकास करने के लिए। ये सब क्या हवाबाजी है, जब धीरे धीरे आप सारा चीज पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं तो यूनियन से स्टेट्स को अच्छा ग्रांट्स देना पड़ेगा। भौगोलिक जो व्यवस्था है, जो अवसंरचना है पहाड़ी क्षेत्र में, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। जब हम अवसंरचनात्मक विकास कर लेते हैं वहाँ पर ग्रांट्स बहुत अच्छा देते हैं। एजुकेशन